चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग जाने थे बायो-सावर्ट का नियम। उसका दो उपयोग जाने थे, एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा क्या, सीधी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये जान गए थे। चलो जल्दी जल्दी आओ सभी स्टूडेंट। क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद आता है, हमको पता है कुछ स्टूडेंट 10 मिनट बाद आता है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर के किसी बिंदु पर, पहले बताए थे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, और आज जानेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लिख चुके हैं, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो चलो सभी कॉपी पेन निकालो और इस हेडिंग को फटाक से लिखो, ठीक है। चलो जल्दी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन हम लिखवाएंगे, समझाएंगे फिगर बना के। पहले हेडिंग दीजिए फटाफट। करना है। चलो तो लिख लिए हो, सभी लिख लिए हो ना। तो आओ हम पहले थ्योरी लिख लो बाबू। बच्चे पहले थ्योरी लिखिए, 2 लाइन का थ्योरी लिखिए, फिर डायग्राम बना के पूरा बढ़िया से समझाने वाले हैं। एकदम स्थिर से सभी बैठो। तो खाना पीना खा के बैठा होगा मेरे ख्याल से सभी, है ना। तो खाना पीना खा के एकदम आराम से आधे घंटे के लिए बेफिक्र हो जाओ। इस टॉपिक को आज समझ के ही यहां से जाना है। चलो तो देखो थ्योरी। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली किसको बोलते हैं? कुंडली का मतलब, कुंडली मतलब कॉइल, हिंदी में कुंडली, इंग्लिश में कॉइल। वृत्ताकार धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा का मान I है ना, जिसके केंद्र O से अक्ष, केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर, उसके अक्ष पर, उसके यानी कुंडली के अक्ष पर, कुंडली के अक्ष पर P एक बिंदु है, P एक बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, देख लीजिए। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा का मान I, स्मॉल I है, जिसके केंद्र O से x, स्मॉल x दूरी पर कुंडली के अक्ष पर P, कैपिटल P एक बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। लिखिए फटाक से। लिखते जाइए। चलो लिख लिए हो। अगर नहीं लिख पाए हो तो वीडियो को पीछे करके, आगे पीछे करके फिर से देखिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। क्लास लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, लिख लिए हो। चलो
गया। अब एक लिख लिए हो तो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में ये सारा बात को समझाते हैं। ठीक है, चलो। चलो भाई, क्या कहानी है देखते हैं फटाफट। कहानी क्या है, चलो। बोलो सर, आप लिखवाए थे वृत्ताकार कुंडली, ये तो आप अंडाकार बनवा दिए। ये क्यों बनवाया अंडा, है ना भाई? तो देखो वृत्ताकार क्यों, क्या है। देखो एक्चुअली में ये वृत्ताकार होता है, ये वृत्ताकार कुंडली ये है, ठीक है, इसका ये केंद्र है। तो जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो ऐसा बनाए थे, केंद्र पर तीव्रता का मान निकाले। अभी है अक्ष पर। अक्ष क्या होता है, कुंडली का अक्ष क्या होता है? मान लो ये वृत्ताकार कुंडली है, अभी चूड़ी है फिलहाल, मान लो ये वृत्ताकार कुंडली है, दिख रहा है सभी को, ये इसका केंद्र है, बीच में इसका सेंटर होगा, है ना? तो सेंटर पे है तो ठीक है, लेकिन जब इसका अक्ष होगा तो अक्ष कैसे डिसाइड करते हैं? कुंडली के केंद्र से जो इमेजिनरी लाइन जा रहा होता है, काल्पनिक रेखा, मान लो ये कॉइल का सेंटर ये है, यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन जा रहा है, इसी को अक्ष बोलते हैं। ये हवा में कैसे बनाएंगे? अगर हम कॉइल को ऐसे बनाते हैं, कुंडली को ऐसे बनाएंगे, ये हवा में लाइन कैसे खींचेंगे, हवा में अक्ष कैसे खींच सकते हैं? तो जैसे ये अक्ष है ना, ऐसे, इसको हम ध्यान से देखो, हम ऐसे घुमा दिए इस तरह से, तो ऐसे घुमा दिए, इसको बोर्ड पे खींच लेंगे, ये लाइन को बोर्ड पे खींच लेंगे, जो अक्ष होगा। ये कुंडली देखो वृत्त जैसा नहीं नजर आ रहा है, अंडाकार नजर आ रहा है, तो एक्चुअली में ये है वृत्त, लेकिन ऐसे करके फिगर बना रहे हैं समझाने के लिए। आया बात समझ में आप? चलो, तो अब हम यहां पे डायग्राम बना रहे हैं, फटाफट देखो, ठीक है। मतलब डायग्राम और लंबा कर लेते हैं। एक्स, पहले बना लेने दो, फिर समझाते हैं इसमें क्या है कहानी। क्या है कहानी, बनाने दो, तब सुनाते हैं इसके पीछे का कहानी, समझे? देख लो फिगर में क्या क्या है, और कुछ अभी देना बाकी है, पहले देख लीजिए। ये एक वृत्ताकार धारावाही, ध्यान से देखो, ये एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है ना, जिसका त्रिज्या है कैपिटल आर, जो अभी थ्योरी में लिखवाए हैं। सेंटर है ओ, रेडियस कैपिटल आर, सेंटर है ओ, और इसमें जो करंट पास हो रहा है, करंट कितना है यहाँ पे? आई, करंट है स्मॉल आई। अब हम बताए थे कुंडली के अक्ष पर, कॉइल के एक्सिस पर, ये अक्ष है, केंद्र से यानी सेंटर से जो लाइन पास करता है, ये अनंत लंबाई का, इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ कॉइल, कुंडली का अक्ष। तो इसी एक्सिस पे केंद्र से 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पे जो भी डिस्टेंस होगा, तो मान लो केंद्र O से एक्सिस पर एक बिंदु है P, ये बिंदु है P नाम का, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो है P नाम का ये पॉइंट है, x दूरी पे, स्मॉल x दूरी पर, ये इसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? अब क्या किए हैं, बायो-सवार्ट नियम जो पढ़ाए थे पहले, उसको ध्यान में लाओ, क्योंकि उसी का ये एप्लीकेशन है, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या है बायो-सवार्ट नियम, थोड़ा सा देख लो, एकदम इस जगह पे इस तरह का हम फिगर बनवाए होंगे। बायो-सवार्ट लॉ जब पढ़ाए थे तो यहाँ पे अल्प लंबाई लिए थे, जिसको बोलते हैं अल्पांश, ठीक है, और अल्पांश से r दूरी पे बिंदु P था, है ना, ये कौन था? थीटा, है ना। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या सिखाए थे? लंबवत होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके लंबवत, बाहर की तरफ, यानी कि हवा में नहीं बना सकते, तो यहाँ पे बना दिए, ये 90 डिग्री के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
है ना। वही बात है इस बिंदु P पर क्या किए थे, बायो-सवार्ट नियम में एक तार का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए थे जिसको बोले थे अल्पांश, और अल्पांश से बिंदु P की दूरी को स्मॉल r लिए थे। ये जो सर्कुलर क्वाइल है, इस क्वाइल का एक छोटा सा टुकड़ा ले, इस क्वाइल को दो पार्ट में मान के बनाएंगे, एक अपर हाफ सर्कल, एक लोअर हाफ सर्कल। ऊपरी आधे भाग का अल्पांश dl है, निचली कुंडली के आधे भाग का अल्पांश dl है। तो ऊपरी आधे भाग के अल्पांश dl के कारण बिंदु P, अच्छा इस अल्पांश dl से बिंदु P की दूरी, इसलिए इसको मिला दिए हैं, अल्पांश से बिंदु P की दूरी स्मॉल r, अल्पांश से बिंदु P की दूरी स्मॉल r, नीचे भी अल्पांश dl से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, यहां से चलो अब क्या किए कि अल्पांश से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है लंबवत होती है, ये अल्पांश नहीं सॉरी दूरी r से, दूरी r से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये 90 डिग्री है, ये वाला जो है ना ये 90 डिग्री है, यहाँ पे शो करने का जरूरत, इस 90 डिग्री को यहाँ पे शो करने का जरूरत नहीं है। तो मान लिए, अभी पहले लिख लो, पहले डायग्राम बनाओ फिर समझाते हैं सब क्या बात है, ये फाई क्यों माने हैं। ठीक है, डायग्राम बनाओ पहले। बन गया होगा, बना जी। चलो अब पहले कुछ लिख लो फिर आगे समझाते हैं। देखो देखो, माना कि कुंडली के ऊपरी, अच्छा एक बात सुन लो, ये जो डायग्राम है हम तो बोर्ड पे यहाँ पे साइड में बनाया है ना, बोर्ड पे साइड में बनाया, लेकिन तुम लोग डायग्राम को कॉपी पे नोट पे एकदम बीचों बीच बनाओगे, है ना। और डायग्राम के लेफ्ट या राइट साइड में कुछ लिखना नहीं होता है, नियम जान लो, जो न्यू स्टूडेंट हो वो जान लो, पुराना स्टूडेंट को पता है, न्यू स्टूडेंट जान लो कि डायग्राम को कॉपी पे हमेशा बीचों बीच बनाना चाहिए, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, ये नियम है, बीचों बीच बनाना है। और डायग्राम के नीचे लिखना स्टार्ट करना है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तुम लोग नीचे लिखोगे। तो माना कि कुंडली के ऊपरी आधे भाग के अल्पांश dl के कारण, लिख लो फिर हम समझाते हैं, अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान dV1 तथा निचली आधे भाग के अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान dV2 है। क्या लिखना है ये बच्चे, ध्यान से देखिए। माना कि कुंडली के ऊपरी आधे भाग के अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान dV1 तथा निचली आधे भाग के अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान dV2 है ना। ऊपरी आधे भाग के अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV1 ऊपर के लिए, और नीचे के लिए जो लिया है dl के कारण dV2 लिए, है ना। पूरे क्वाइल को दो भाग बांटते हैं, ऊपर आधा नीचे आधा। तो ऊपरी आधे भाग का अल्पांश dl हो गया, बिंदु P पर तीव्रता हो गया dV1, वैसे निचली आधे भाग का अल्पांश dl हो गया, बिंदु P पर तीव्रता हो गया dV2, ये लिख लेना है। ठीक, अब dV1 dV2 का वैल्यू देखेंगे। ठीक, चलो लिख लो बच्चा जल्दी सा, है ना। तो अच्छा ये फिगर भी ध्यान से देखो, इस फिगर में दोनों एंगल को हम फाई लिए हैं। ये दोनों एंगल को फाई क्यों लिए हैं, देखो ऊपर वाला जो तुमको समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना,
उसमें देखो ये x है, ये कैपिटल R है, ये हाइपोटेनियस है। नीचे भी तो वैसा ही है, ये कैपिटल R है तो नीचे के लिए भी ये भी तो कैपिटल R ही हो गया। ये रेडियस यानी त्रिज्या दोनों के लिए सेम होगा, है ना। इस ट्रायंगल के लिए ये भी x होगा और ये भी दूरी r है, देखो दोनों साथ सेम है। ऊपर त्रिभुज और नीचे त्रिभुज दोनों के लिए ये r, ये x, ये कैपिटल R, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है यानी कॉन्ग्रुएंट, एक जैसा है। तो ये एंगल भी दोनों का सेम ही होगा, इसलिए हम दोनों को, एक को फाई माने हैं तो इसको भी फाई ही माने हुए हैं। दोनों एंगल सेम लिए हैं, कोई दिक्कत? ये फाई है तो ये भी फाई ही है ना। अब ज्योमेट्री से ये फाई हो जाता है, यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये फाई तो ये भी फाई ही होगा। चलो हटाओ, अब हम आगे का क्रियाकलाप करते हैं। 11th क्लास में वेक्टर स्केलर पढ़े होंगे, अदिश और सदिश राशि। वहां पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ाए थे, सदिशों का विघटन। उसका एप्लीकेशन पहले भी सभी स्टूडेंट को बताया हुआ है, आज फिर बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखो, जब भी कोई सदिश राशि है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है। इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, दो लंबवत भागों में तोड़ देंगे, एक a cos थीटा और दूसरा a sin थीटा। जहां पे थीटा होता है ना, वहां पे cos लगाते हैं। अगर यही थीटा अगर यहां पे बनेगा, y एक्सिस के साथ ये थीटा हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे cos और यहां पे लिख देंगे साइन। ठीक है, सभी स्टूडेंट को 11th में हम बताते हैं, बाकी जो नहीं पढ़ा जान लो कि किसी भी वेक्टर को, सदिश राशि को दो लंबवत दिशा में तोड़ते हैं तो अगर a है तो a लिख देंगे, b है तो b लिख देंगे, db है तो db लिख देंगे, और जहां थीटा है वहां cos, दूसरे साइड साइन लगा देंगे। ठीक है, तो चलो यहां पे भी क्या करेंगे, केवल इस कॉइल को देखो, इस कॉइल का ऊपरी आधा भाग देखो, नीचे वाला को मत देखो, नीचे वाला भूल जाओ। यहाँ dv1 सदिश राशि है तो एक x अक्ष है, दूसरा y अक्ष है। y अक्ष नहीं लिखे हैं, है ना, एक x अक्ष है, दूसरा y अक्ष है। तो dv का एक भाग क्या हो जाएगा, dv1 cos फाई। यहाँ पे cos क्यों लगाए, साइन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे एंगल यहाँ बन रहा है तो cos, यहाँ पे क्या लग जाएगा, dv1 sin फाई। वैसे आप नीचे वाला को देखो ध्यान से, तो dv2 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया। तो dv2 का एक कंपोनेंट हो जाएगा dv2 cos फाई, क्योंकि यहाँ एंगल फाई है तो cos फाई, और यहां हो जाएगा दूसरा कंपोनेंट dv2 sin फाई। समझ में आया? इस फिगर को फिगर में, उसी फिगर में लिखो। चलो जल्दी फटाफट करो। और हम यहाँ लिख रहे हैं, तुम लोग को बोर्ड पे जितना अभी किए हैं यहाँ पे ये सब लिखे हैं, dv1 cos फाई, dv1 sin फाई, ये सारा भी लिखना है। चलो पहले फिगर में उसको बना लो, फिर उसी फिगर में, नया नहीं, अब लिखना स्टार्ट करना है। देखो लिखो, dv1 को दो लंबवत दिशाओं में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। पहला है dv1 cos फाई, ऊपर की तरफ y एक्सिस में, ऊपर y होता है ना पॉजिटिव, तो पहला है dv1 cos फाई, क्या है, y अक्ष की धनात्मक, ऊपर है y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव, तभी ऊपर है, y अक्ष की धनात्मक दिशा में, धनात्मक लिखो, पॉजिटिव डायरेक्शन है, धनात्मक दिशा में, तथा नंबर 2 क्या लिखोगे, dv1 sin फाई। sin फाई क्या है, sin फाई x के पॉजिटिव, इधर x होता तो निगेटिव, उधर पॉजिटिव, उस साइड है ना, तो x अक्ष, इसको मिटाते हैं, x अक्ष की धनात्मक दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यहां पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो लिख लो फटाक से, इसको थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए इसको हम यहां से हटा देते हैं। लिख लिए, यानी कि dv1 को दो लंबवत दिशाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला dv1 cos फाई y एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और दूसरा dv1 sin फाई x एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम dv2 को भी लिख सकते हैं, एक dv2 cos फाई नेगेटिव डायरेक्शन में y में है, और दूसरा dv2 sin फाई पॉजिटिव, ठीक उसी पर। तो यहां तक लिख लियो, है ना। चलो जल्दी जल्दी करो। देखो अब इसके नीचे लिखना है dv2 के लिए, देखो इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे, इसी प्रकार
इसी प्रकार इसी प्रकार dv2 को दो लंबवत दिशाओं में विभाजित किया जा सकता है। dv2 cos phi y अक्ष की नीचे है, यहां हो जाएगा ऋणात्मक दिशा में, तथा dv2 sin phi x अक्ष की धनात्मक दिशा में। फिर से लिखना है उसके नीचे, ठीक है, उसी में काट के नहीं तुम लोग करना, उसके नीचे लिखना है। क्लियर है ना? लिखिए फटाफट। छोटा वीडियो बना के जल्दी अपलोड होगा, लिखने के लिए समय देना है बच्चा को। चलो भैया लिख लिया बच्चा सब? ओ हम हट जाए से, चलो लिखो लिखो जल्दी, मेरे सिर से ढक जाता है जी। लिखिए फटाफट, हो गया ना? चलो अब आगे। अब हम निकालते हैं dv1 और dv2 का वैल्यू कितना होगा। ध्यान दीजिए। अच्छा कुल मिलाकर देखो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, हम इतना मेहनत कर क्या रहे हैं? कर रहे हैं बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए इस टोटल कॉइल के कारण। तो पहले एक अल्पांश के कारण निकाल लिया आधा आधा भाग के लिए, और कुल हम निकालेंगे। तो पहले हम dv1 dv2 का वैल्यू तो जाने कितना होता है, तब ना इंटीग्रेट करेंगे। याद करो, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे यानी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर निकालना हो या सीधी धारावाही चालक पर, दो हो चुका है क्लास। तो सब में इंटीग्रेशन किए थे, यानी समाकलन dv के कारण निकालने के बाद क्या किए थे? इंटीग्रेशन किए थे। यहां भी करेंगे, पहले d1 d2 देख लेंगे। चलो, तो बायो-सवार्ट नियम के अनुसार, बायो-सवार्ट नियम के अनुसार dv1 क्या होगा? पहले dv पहले हो, dv1 क्या होगा? तो होगा μ0/4 पाई dl साइन थीटा बाय r। ये r, ये स्मॉल r देखना, ये त्रिज्या नहीं, स्मॉल r, ये दूरी r स्क्वायर। बायो-सवार्ट नियम यही पढ़े थे। तो ये ऊपरी भाग के लिए लिखे हैं, है ना? dv1 ऊपरी भाग है, दूरी है स्मॉल r, है ना? चलो अल्पांश है dl। उसी प्रकार निचली आधे भाग के कारण करना होगा, क्या होगा? निचली आधे भाग के कारण भी हो जाएगा μ0/4 पाई आई dl, क्योंकि नीचे भी dl है, साइन थीटा बटे दूरी, यहां भी नीचे भी r है तो r स्क्वायर। तो दोनों सेम हो जाता है। तो यहाँ पे dv1 और dv2 हम ऐसे करके लिख देते हैं, दोनों इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ऊपरी आधे भाग निचली आधे भाग के लिए सेम चीज हो जाएगा। तो dv1 बराबर dv2 μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। अब थीटा क्या चीज है बता रहे हैं, अब ध्यान पूर्वक देखो। याद करो, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जब बता रहे थे तो वहां थीटा का मान 90 डिग्री बताए थे। एक्चुअल में ये थीटा यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है। तुमको यहाँ 90 डिग्री पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हम बताते हैं अभी। ये जो कॉइल है ना, तो ऐसे करके यदि रहता तो यहां से नहीं पता चल रहा है, इधर से देखो। अब देखो ये कॉइल ऐसे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है ना, ये 90 डिग्री ही तो है, ये कॉइल का वायर और ये वाला है ना, इस जगह पे यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री ही तो बन रहा है ना। ये चपटा फिगर है ना, 2 डायमेंशनल फिगर, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के वक्त वहां पे भी बताया था ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना है μ0/4 पाई आई dl साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो साइन 91 हो जाता है। तो लिख देंगे सिंस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन dv1 इक्वल्स टू dv2 इक्वल्स टू μ0/4 पाई आई dl साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इंटू 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बटे r स्क्वायर। पहले यहां तक लिखिए फटाक से। यहां तक हो गया? यहां तक ठीक है। अब करना क्या? dv1 dv2 दोनों इक्वल आ गए। अब ध्यान से देखो, हमको करना क्या है? इस बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ध्यान पूर्वक बोर्ड पे देखना है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज अभी बता रहे हैं। बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अभी कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नजर आ रहा है? सभी बच्चा बोर्ड पर देखो, यहाँ पे कितना, फिगर में देखो कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नजर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जहां dv है, dv माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमको सबको जोड़ तोड़ मरोड़ के एक बनाना है। देखो कैसे करेंगे, अब ध्यान पूर्वक देखो कैसे अब घटेगा। अभी
dv1 को ही दो भाग में तोड़ दिए थे, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में dv1 को रिजॉल्व किए थे, तो dv1 तो खत्म हो गया, dv1 ही दो पार्ट में चला गया है ना। उसी तरह से dv2 भी दो पार्ट में चला गया था, dv2 का काम खत्म। अब कितना बचा? 4, पहले 6 था, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो और करेंगे रिजॉल्व। अभी हम क्या प्रूव कर दिए कि dv1 dv2 इक्वल है, dv1 और dv2 इक्वल यहां पे पीछे में प्रूव कर चुके हैं ना। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हमको कोई दो आदमी आओ, यहां से एक खींचो 100 न्यूटन के फोर्स से, 100 न्यूटन, और इधर से भी खींचो 100 न्यूटन के फोर्स से, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगाओ और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इक्वल अमाउंट में, तो हम किधर जाएंगे? ना तो लेफ्ट ना तो राइट। इक्वल और अपोजिट फोर्स बैलेंस कर दिया, न्यूट्रल हो गए। यानी कि जब किसी वस्तु पर बराबर बल लगे और विपरीत दिशाओं में लगे, विपरीत दिशाओं में, उसका परिणामी जीरो हो जाता है, रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहां पे ध्यान से देखो कि यहां पर जो है dv1 dv2 है क्या बराबर, यानी कि ऊपर नीचे इस दोनों को देखो कि dv1 और dv2 तो इक्वल है, यहां प्रूव कर चुके हैं। अब cos phi इक्वल है, यानी कि dv1 cos phi dv2 cos phi दोनों इक्वल फोर्स है, एक ऊपर है एक नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का रिजल्टेंट यानी परिणामी क्या हो जाएगा? शून्य, लड्डू। बेचारा ये भी गया काम से, इसका भी काम नहीं है। अब बचा क्या ये? तो पहले ये बात लिख लो, लिखो। अब इसके नीचे लिखो जो भी समझा है। चूंकि dv1 बराबर dv2 है ना, इसलिए dv1 cos phi है ना बराबर dv2 cos phi बराबर तो है ही विपरीत दिशाओं में होने के कारण एक दूसरे को नगण्य कर देते हैं। कैंसल को इंग्लिश में नगण्य बोलते हैं, एक दूसरे को नगण्य कर देते हैं। है ना कि dv1 cos phi dv2 cos phi विपरीत दिशा में, बराबर तो खाली यहां लिखा हुआ है ही, है ना, विपरीत दिशाओं में होने के कारण एक दूसरे को नगण्य कर देते हैं। क्लियर है? अब आगे, अब बचा क्या मेरे पास? यहां तक लिख लो जल्दी से फटाक से। अब देखो मेरे पास बचा क्या? बचा यहां पे केवल dv1 sin phi dv2 sin phi। अब कोई बच्चा बोले सर dv1 dv2 तो इक्वल है, sin phi इक्वल है, तो यहां भी दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ बराबर है, इक्वल है, बट दोनों सेम डायरेक्शन में है। देखो हम अभी क्या बताए थे, 100 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में खींचोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन इधर से 100 न्यूटन में और इधर से एक और आ जाओ 100 न्यूटन में, दोनों का ऐड होगा क्या? 200 न्यूटन के फोर्स से हम उधर चले जाएंगे। आया बात समझ में? सेम डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घटा देंगे, जीरो हो जाएगा। आया बात? यहां पे दोनों का आप जोड़ेंगे। इसलिए आप नीचे लिखो, इसलिए बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना हो गया? तीव्रता dv बराबर ये दोनों का सम, यानी कि dv1 sin phi प्लस dv2 sin phi। लिखते जाना है, समझाएंगे। dv1 का वैल्यू रख देते हैं, अभी यहाँ पे लिखे थे, मिटाने से पहले इसके ऊपर होगा dv1 का वैल्यू, है ना, यहाँ पे रख रहे हैं। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बटे r स्क्वायर, dv1 का वैल्यू इस स्टेप के ऊपर जो मिटाए थे यहाँ पे था, और यहाँ पे sin phi। अब प्लस यहाँ पे देखो, यहां भी देखो dv2 का वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin phi बाय r स्क्वायर। dv2 का वैल्यू कितने है? ये दोनों सेम चीज है ना, तो सेम चीज को जोड़ेंगे क्या होगा? डबल नहीं हो जाएगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिगर अभी नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि हमको फिगर का भी और काम है, इसलिए यहां समझा रहे हैं। dv1 dv2 सेम है, sin phi सेम है, तो 2 बार ना लिख के इंटू 2 कर दिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो लिखो फटाफट, लिखिए।
ये आया अब अल्पांश dl के कारण तीव्रता। अब कुल तीव्रता निकालने के लिए दोनों ओर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। जैसे सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे यानी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर भी लाए थे तो समाकलन इंटीग्रेशन के थे। इसलिए संपूर्ण कुंडली के कारण कुल तीव्रता, दोनों ओर इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे इंटीग्रेशन साइन सीधा लाइन दोनों तरफ मोड़ देंगे। dv यहां भी 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई i dl साइन थीटा साइन फाई बाय r स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन का साइन। लिखिए फटाफट, सब समझाएंगे, लिखते जाओ, है ना। क्लास टाइम में एकदम उठ के, क्योंकि घर में पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन, तो क्लास टाइम में उठ के दाएं बाएं देखे, ये उठ के इधर उधर गए तो मिस हो गया तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो वीडियो को यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, स्किप कर करके घसका फसका के 10 बार 20 बार देखना और समझते रहना, ठीक है। लिख लिया हो, चलो अब क्या करेंगे यहां पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, सारा चीज कांस्टेंट। देखो 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है, i बटे आर स्क्वायर साइन फाई सब कांस्टेंट है, dl को छोड़ के सब कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर। तो हो जाएगा क्या, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई i dl को तो रहने देते हैं साइन फाई बाय आर स्क्वायर, और अंदर में है dl, यहां है dv, यानी सब को बाहर निकालिए, सब कांस्टेंट है dl को छोड़कर, है ना। अब क्या करेंगे जी, देखो dv का इंटीग्रेशन b, पहले भी हम सिखाए थे हम, dv का इंटीग्रेशन b, dl का इंटीग्रेशन l, यहां हो जाएगा dv का b 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई i साइन फाई बाय आर स्क्वायर, और dl का इंटीग्रेशन l। l क्या चीज है, लेंथ ऑफ वायर, l मैंने लेंथ, इस वायर का लेंथ कितना हो जाएगा जी, तो वायर का लेंथ होगा जितना इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि होगा, वृत्त की परिधि, लंबाई वही ना होगा तार का, तो परिधि कितना 2 पाई r। r क्या लेंगे, कैपिटल R की स्मॉल r, हड़बड़ी में स्मॉल r मत लेना, त्रिज्या कैपिटल R है, रेडियस कैपिटल R। तो जहां l बराबर 2 पाई r, परिधि यानी सरकमफेरेंस। अब चित्र से कुछ काम और कर लेते हैं। चित्र से देखो साइन फाई और आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले देखो आर स्क्वायर का वैल्यू, अच्छा देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज में ये बेस हो गया यानी आधार x, लंब यानी परपेंडिकुलर कैपिटल R, और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण स्मॉल r। तो पाइथागोरस का हम लगाओ, कर्ण स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से स्मॉल r का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या लग जाएगा, इस साइड रूट लग गया रूट, ठीक है। और फिर से देखो एक चीज और, साइन फाई का वैल्यू निकालेंगे फिगर से। साइन फाई क्या होता है, 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो यहां पे फाई है, इस फाई को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, यहां पे एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, कोण के सामने लंब, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया कैपिटल R, है ना। अब कर्ण कितना हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया स्मॉल r। तो ये कैपिटल R बाय स्मॉल r के प्लेस पे पता है क्या रख देंगे, ये वाला रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब साइन फाई और r स्क्वायर की वैल्यू यहां ये दोनों जगह रखने वाले हैं। फटाक से लिखो इसको, कैपिटल R स्मॉल r चेंज नहीं करोगे, समझ लो दोनों दो बात है। फटाफट लिखिए। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो पूछो, और अभी अगर मान लो दिक्कत है, बाद में यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, उस वक्त हो सकता है भूल जाओ, डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, इतना अच्छा समझाए हुए हैं, लेकिन हाँ बैठ के देखो तो दाएं बाएं जो ताकोगे उसको नहीं समझ में आएगा, एकदम बोर्ड पर एकदम गिद्ध का नजर होना चाहिए, ठीक। लिख लिया हो, चलो अरे यार
इसके पहले वाला तो मिटा दिए, हमको उसी में वैल्यू पुट करना है ना। चलो हमको तो याद है यहाँ पे क्या था, वैल्यू पुट किस में करेंगे, देखो अभी लिखे थे क्या था भाई कि dv बराबर था म्यू नॉट बाय dv नहीं सॉरी b था, b इक्वल्स म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ पे 2 था ना लगा हुआ, 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल है ना, बटे आर स्क्वायर डी एल नहीं था, आई साइन फाई था, यहाँ पे था एल था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एल था, इस तरह से था अभी ना, जो मिटा दिए 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई साइन फाई बाय आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ पे वैल्यू रखने वाले हैं, कैसे रखेंगे देखो आप, इसीलिए b इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई साइन फाई, अच्छा साइन फाई का वैल्यू क्या रखोगे, ये वाला कैपिटल आर बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो साइन फाई का वैल्यू यहाँ पे ये रख रहा है, ये वाला साइन फाई का वैल्यू, आर स्क्वायर नीचे, आर स्क्वायर का वैल्यू ये वाला रखेंगे, देखो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या रखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये एल का वैल्यू अभी क्या बताए थे, है ना, एल का वैल्यू बताए थे, सॉरी एल का वैल्यू क्या बताए थे, इस फिगर को मिटा देना, इसका काम नहीं है। एल का वैल्यू बताए थे 2 पाई आर, जो मेरे से मिस्टेक हो गया, सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर ही होता है, लेकिन सारा काम कर रहे हैं ऊपरी आधे वृत्त और निचली आधे वृत्त, यानी 2 बार ले रहे हैं, तो अर्धवृत्त के लिए लेंगे, ये अर्धवृत्त के लिए होगा खाली पाई आर, क्योंकि देखो इस दोनों को जोड़ के आधा ला करके लिए थे ना, तो दोनों को जोड़ के पहले ही यहाँ 2 लिख लिए हैं, इसलिए हम अर्धवृत्त का परिधि लेंगे पाई आर, कैपिटल आर लेना, ठीक है। चलो अब हो गया, अब करना क्या, ध्यान देखो पहले ही बताए थे, मान लो एक चीज रूट में है, एक चीज बिना रूट में है, यानी एक्स रूट एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स पे पावर 3/2, क्लियर है ना, यहाँ पावर 1 यहाँ हाफ, तो यहाँ पे देखो एक चीज रूट में एक चीज बिना रूट में, तो पावर 3/2, यहाँ यही चीज देखो बिना रूट में है, यहाँ रूट में है, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा 3/2, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर इंटू आर स्क्वायर कर देते हैं, इंटू पाई कर देते हैं, बाय यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 कर दिए, इस दोनों कंबाइन करके, ये 2 कहाँ गया सर, तो इस 2 को हम अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ लिख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्मॉल आर में अंतर समझना, तुम चाहो तो ये पाई पाई कैंसिल कर सकते हो, 2 और 4 को भी कैंसिल कर सकते हो 2 बार में, लेकिन कोई जरूरत नहीं, यहां तक ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गया एकदम एक्यूरेट संपूर्ण कुंडली कारण बिंदु P पर। एक आखिरी स्टेप क्या है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आया एक बार, दुनिया का कोई ऐसा कॉइल नहीं है जिसमें एक बार ही तार लपेटा हो, 200 300 400 500 बार तार लपेटा हुआ है, वृत्ताकार कुंडली केस में बताए थे। तो कॉइल में जितना बार तार लपेटेंगे, तो एक बार तार लपेटा हुआ तो इतना, 2 बार तार लपेटा होगा 2 इंटू 2, 3 बार तो 3, तो यदि n बराबर कुंडली में तार के लपेटों की संख्या, इसलिए कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b इक्वल्स टू यही चीज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई है जी, 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, और सभी में किससे मल्टीप्लाई कर देना है सर जी, तो सब में n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। डन, कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए। ना यदि n बराबर कुंडली में तार के लपेटों की संख्या, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र इसी में n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस पे न्यूमेरिकल बनवाएंगे तो मजा आएगा, ठीक है। डन।